तो बेटा देख लिया आपने। हाँ सर, चले आगे, चलो आगे। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया और अब अपन चालू करें बेटा बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स परमिटेड। क्या बोला? बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स परमिटेड। देखो बेटा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ, आपको अपने आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इधर आओ बेटा, मैं GSTR 1 जो फाइल करता हूँ ना, GSTR 1, क्या बोला मैंने? GSTR 1, बेटा GSTR 1 जो मैं फाइल करता हूँ ये क्वार्टरली करता हूँ। यानी बेटा जो मेरा टैक्स पीरियड है, क्या बोला मैंने? जो मेरा टैक्स पीरियड है वो टैक्स पीरियड है बेटा क्वार्टरली। हाँ कि ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर मेरा टैक्स पीरियड क्वार्टरली है मेरे भाई, तो मैंने क्या करा? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या बोला? जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है? हाँ सर। और अप्रैल, मई और जून, क्या बोला? अप्रैल, मई और जून। बेटा ये दो जो क्वार्टर हैं, इन 2 क्वार्टर्स का मैंने रिफंड एप्लीकेशन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? रिफंड एप्लीकेशन। हाँ सर, रिफंड एप्लीकेशन लगा दिया। हाँ सर, लगा दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो रिफंड एप्लीकेशन बेटा मैंने लगाया, क्या लगाया? ये जो रिफंड एप्लीकेशन बेटा मैंने लगाया, ये रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता था। क्या बोला? ये रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। क्या बात करो सर, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर 2 फाइनेंशियल ईयर कंबाइन हो गए। एक देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के बाद बेटा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अप्रैल, मई, जून। तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर परमिटेड नहीं था। आप एक ही फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में जो टैक्स पीरियड है उसके रेस्पेक्ट में ही क्या लगा सकते थे? रिफंड एप्लीकेशन लगा सकते थे। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर मतलब फॉर एग्जाम्पल बेटा 17-18। अब 17-18 अगर एक फाइनेंशियल ईयर है बेटा, तो सिर्फ 17-18 के रेस्पेक्ट में जो आपके टैक्स पीरियड्स आ रहे हैं उन्हीं के रेस्पेक्ट में बेटा क्या कर सकते थे आप? एप्लीकेशन लगा सकते थे। पहले ऐसा होता था। हाँ क्या ना? हाँ। लेकिन अब इन्होंने ये प्रॉब्लम खत्म कर दी। इन्होंने बोला कि अगर आप 2 टैक्स पीरियड में फॉल कर रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर आप 2 टैक्स पीरियड में फॉल कर रहे हो और उसकी बंचिंग कर कर अगर आप रिफंड एप्लीकेशन लगा रहे हो, रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो, लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, चेक करें। हाँ सर, चेक करो, आओ इधर। क्या बोला? इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड that while filing the refund application, an applicant may at his option file a refund claim for a tax period by clubbing successive tax periods. Earlier there was a restriction on bunching of refund claim across financial years. अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स, यानी बेटा एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है। तो क्या हम इन दोनों के लिए एक साथ रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। नाउ द सेड रेस्ट्रिक्शन हैज बीन रिलैक्स्ड। नाउ द सेड रेस्ट्रिक्शन हैज बीन रिलैक्स्ड। बेटा उस रेस्ट्रिक्शन को इन्होंने अब क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले जो रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी अब वो नहीं है। ये एग्जांपल आप देखेंगे बेटा तो आपको आराम से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया था। बोलो, समझ आया? हाँ सर, समझ आया। अब ये कोई अमेंडमेंट, खासा अमेंडमेंट नहीं था। मैंने बोला ना बेटा, जो खासा अमेंडमेंट था वो 1.5 वाला था, 1.5 टाइम्स। कौन सा वाला सर? वो जहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में अमेंड आया था, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा वो ही असली था, असली खेल ये था, ये वाला। अगर रिफंड चैप्टर से अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोला? रिफंड चैप्टर के अगर अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, तो वो डेफिनेटली यहीं से आएगा, यहीं से टच करेगा वो। इसके अलावा कोई आप खुद बताओ ऐसा अमेंडमेंट नहीं है। इन्होंने एक भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है बेटा जहाँ पर दम हो। समझ में आ रही बात? बाकी अगर MCQ बनेगा तो बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से ही बन सकता है। इसके अलावा सब बेटा छोटे छोटे MCQ वाले ही क्वेश्चन है, ऐसा सच नहीं है। देखो अब जैसे ये है, जैसे कि भाई कितने पीरियड के अंदर जो है वो फेमा के हिसाब से आपका जो कंसिडरेशन है फॉरेन करेंसी के अंदर वो आना चाहिए, ये चीज़ है। हाँ, तो ये चीज़ क्या है? इससे क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे आप बताओ? वो या तो एक छोटा सा केस स्टडी बना देंगे आप और फिर टेस्ट करेंगे भाई कि अगर नहीं आया तो क्या करना है। नहीं आया तो जितना भी रिफंड आपने पहले दे दिया था वो आप क्या बता दोगे? केस स्टडी, थ्योरी केस स्टडी आएगी सब कि ऐसा ऐसा था, मिस्टर एक्स ने फलाना एक्सपोर्ट किया था, फलाना टाइम में किया था, फेमा के हिसाब से इतने दिन के अंदर रिफंड एप्लीकेशन इतने पीरियड के अंदर आपको कंसिडरेशन लाना होता है। क्या बोलेंगे? एक मिस्टर एक्स था, उसने एक्सपोर्ट किया था, इस तारीख को एक्सपोर्ट किया था, उस तारीख से, वो तारीखों में कंफ्यूज करेगा, इस तारीख से फिर इतना टाइम हो गया, फिर वो आपको खुद बताएगा कि फेमा के अंदर इतना टाइम के अंदर लाना ज़रूरी है, बट इसका पेमेंट इतना ही आया, इतना नहीं आया, इसने इतना रिफंड एप्लीकेशन लगाई तो इसका इतना रिफंड बना, उसमें से गवर्नमेंट ने इसको इतना रिफंड प्रोविजनल बेसिस पे दे दिया, अब इतने पीरियड के बाद इसका इतना ही क्या आया? कंसिडरेशन आया, तो इसको कितना वापस रिकवर करेगी गवर्नमेंट? बताइए। इस तरीके से केस स्टडी बनाएगा।
अगर थ्योरी में केस स्टडी बनाएगा तो। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है दोस्त कि मैं अमेंडमेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर अलग से डाल दूँ, केस लॉ वाइज, केस लॉ जैसे आप कहते हो ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर मैं काम कर रहा हूं। और अगर आपके अटेम्प्ट नवंबर अटेम्प्ट के लिए वो मेरे से मतलब तैयार हो गए उस टाइम तक, तो मैं डेफिनेटली वहां पर आपके लिए भी अपलोड कर उन्हें चलूंगा, ठीक है। हाँ, इन्हीं अमेंडमेंट्स में से, और जो अमेंडमेंट्स मई वालों के लिए, आगे आने वाले मई वालों के लिए होंगे, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा काम बेटा कंप्लीट होता है, मैं वो भी सारे क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, आगे चलें, चलो। बाकी देख लो, छोटा थ्योरी केस स्टडी बन सकती है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। और वो भी बने तब है बेटा, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारे चैप्टर हैं इंस्टीट्यूट के पास, समझ रहे हो। ये तो रिफंड चैप्टर तो बिल्कुल एंड में आ रहा है आपके पास, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो आईटीसी से पूछेगा, सप्लाई से पूछेगा, आपके पास जो प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ से पूछेगा बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई वहाँ से पूछेगा वो आपसे, खुद ब खुद आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, वो वहाँ से पूछेगा। तो देर आर सो मेनी चैप्टर्स टू आस्क फ्रॉम। रिफंड भी अपने आप में बनता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर नहीं बनता है, डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बट जो अमेंडमेंट्स आए हैं, मैं ये बता रहा हूँ, उसमें से कुछ ही अमेंडमेंट्स ऐसे, जैसे 1.5 टाइम्स वाला हुआ, ये कंसिडरेशन वाला हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया फेमा वाला, या टूरिस्ट वाला हुआ, ये कुछ मेजर अमेंडमेंट्स है। अब ये बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज नॉट दैट मच पावरफुल अमेंडमेंट। ये तो सिंपल एक प्रोसीजरल बेटा प्रॉब्लम थी, एक हिच था, एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया बस, और कुछ भी नहीं है। एक प्रैक्टिकल हिच थी, वो हिच हटा दिया वहाँ से, ठीक है सर। हाँ, आगे चलें। हाँ, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन गुड्स नॉट अवेलेबल। इसको बेटा एक बार हेडिंग को वापस पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला मैंने। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑफ गुड्स नॉट अवेलेबल। एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट, रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन गुड्स नॉट अवेलेबल। इसको समझने के लिए इधर आओ और समझो। सर ये आपने नोट करा, ये वाला जीएसटीआर वाला जो मैंने बताया था? हाँ सर, नोट कर लिया। पॉज करके बेटा फोटो खींच लो, या फिर पॉज करके नोट करना तो कर लो, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, ये मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, आप माल बेचते हो, अप्रैल का महीना है, बढ़िया महीना चल रहा है, आपका गुड्स सोल्ड हो रहा है, और बेटा आप 18% रेट आपके गुड्स पे लगता है। और आप हो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडर। आप क्या हो मेरे भाई? आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप ट्रेडर हो। अब बेटा एक ट्रेडर ने 18% से क्या करा, गुड्स परचेज किया बेटा, 18% से ही वो आगे सोल्ड कर देता है। ये ट्रेडर है, ये पीछे से लेकर आया बेटा, और ये आगे से 18% से क्या कर देता है, सेल कर देता है। क्योंकि बेटा गुड्स पे तो रेट वही है ना, जिस रेट से आप खरीद के ला रहे हो वही रेट आगे लगेगा, रेट तो ना बदल जाएगा। हाँ, बट आपने जो वैल्यू एडिशन करा होगा उस पर जीएसटी लग गया होगा, ठीक है, इसलिए रेट, अमाउंट ऑफ जीएसटी बढ़ गया होगा, रेट तो वही रहेगा। रेट पीछे भी 18% था, रेट आगे भी 18% ही रहेगा, समझे? हाँ सर समझे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मई का महीना है, मेरी बात सुनो, अप्रैल में आपने स्टॉक खरीद लिया, फॉर एग्जांपल आपने बेटा 10 लाख का स्टॉक खरीद लिया। हाँ सर, कितने का बोला मैंने? सर एक तो ये समझ में नहीं आता। अरे लो यारो, क्या टेंशन लेनी इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा साहब कितने का, 10 लाख का आपने स्टॉक खरीद लिया अप्रैल के महीने में, 18% जीएसटी के हिसाब से बेटा, मुझे फटाफट से सारे अच्छे बच्चे बताएंगे कि 18% जीएसटी के हिसाब से अमाउंट कितना बनता है। सर 10 लाख का बनता है 1,80,000, ये जीएसटी का अमाउंट बनता है बेटा। इसका आईटीसी मिल गया होगा क्या? हाँ सर, इसका आईटीसी मिल गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर उसके बाद कौन सा महीना आया बेटा? उसके बाद मई का महीना आया। किसका महीना आया? मई का महीना। एक काम करें, हाँ सर एक काम करो, इसको कॉपी में ले लो, इस नोटिंग को। आप यहाँ पर जगह नहीं है बेटा अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी में ही ले लेते हैं। अपनी अमेंडमेंट कॉपी कहाँ है दोस्त? ये रही, ठीक है सर, ओके, ये लो भाई। आ गया सर, ये लो, ये आ गया। अरे वाह, है ना, थोड़ा बड़ा कर दे? हाँ सर, इसको बड़ा कर दो। तो मैंने क्या बोला साहब, अप्रैल का महीना है, और अप्रैल के महीने के अंदर 18% के हिसाब से ट्रेडर का जीएसटी का रेट है। वो 10 लाख का माल खरीद के लाया, 18% जीएसटी से 1,80,000 का आईटीसी उसका बन गया। कोई दिक्कत नहीं साहब। बेटा 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख का माल ही बिका। क्या बोला मैंने? 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख का ही गुड्स सोल्ड हुआ, यानी 5 लाख पर 18% जीएसटी बना होगा। हाँ सर बना होगा। कितना बना होगा साहब? सर 1,80,000 का आधा कर दो, 90,000, 90,000 का। हाँ सर, तो 90,000 की मेरी आउटपुट लायबिलिटी बनी होगी, जिसको मैंने सेट ऑफ करा दिया होगा 90,000 के आईटीसी से। हाँ सर, क्योंकि मेरे पास आईटीसी ज़्यादा है ना बेटा,
आईटीसी तो 180 है, उसमें से 90 का आईटीसी क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साहब। अप्रैल के बाद बेटा अगला महीना आया मई। अप्रैल के बाद क्या आया बेटा, मई आया। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्त, अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना है बेटा पूरे ध्यान से, ठीक है। हाँ सर, कहीं और किसी और के अमेंडमेंट लेक्चर को देखकर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो बेटा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, आ जाओ। मई महीना आया दोस्त, क्या आया, मई 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 मई, गर्मी का महीना। बेटा मई के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया आपके गुड्स का। ओ, गवर्नमेंट का आया नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने रेट बेटा 18 का 12 कर दिया। क्या बोला मैंने, रेट बेटा 18 का 12 कर दिया। किसने, गवर्नमेंट ने। और जब रेट गवर्नमेंट चेंज कर देगा तो मेरी बात को सुनना, अब आप फिर से वही हो, आप वही हो, आप नहीं बदले सर। ये दुकान आपकी पहले भी यही थी, अभी भी यही है। गुड्स आपके पास बेटा 5 लाख का स्टॉक में पड़ा है, ध्यान सुनना, 5 लाख का गुड्स स्टॉक में पड़ा है, जिस पर 18% से जीएसटी देकर आप आ चुके हो। अच्छा, नया माल खरीदोगे तो बेटा 12% रेट लगकर ही आएगा और 12% रेट लगकर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पुराना ये जो माल बचा हुआ था, पुराना माल बेटा, अब जब इसको बेचोगे तो बेटा ये 12% की रेट से बिकेगा। देकर 18% आए थे, लगेगा 12 से, यानी कम से लगेगा बेटा। अब एक बात बताओ, अगर मैं 5 लाख का माल बेचूंगा बेटा 12% की रेट से, तो 60,000 विल बिकम योर आईटीसी। बट बेटा आपके पास आईटीसी पड़ा कितना है, इसमें से सिर्फ 90 ही काम आया था। यानी बेटा अभी भी आपके पास में आईटीसी पड़ा है 90 का, 90 ही का, 180 में से 90 गया तो 90 बचा। लेकिन आउटपुट लायबिलिटी 60 ही बन रही ना उस गुड्स के रिस्पेक्ट में, अब पुराने वाले गुड्स के रिस्पेक्ट में 60 ही बन रही है, तो बेटा 60 तक ही सेट ऑफ हो पाएगा। ओके, तो कितना बच जाएगा, 60, 70, 80, 90, 30,000 अभी भी क्या रह जाएगा बेटा, उस पुराने वाले गुड्स का आईटीसी रिमेनिंग। सर वो आगे सेट ऑफ, बेटा आगे सेट ऑफ कहाँ से होगा, आगे खरीद के लाओगे उसी रेट से आगे लग जाएगा। अब इस 30,000 का क्या करें साहब, क्या इस 30,000 का रिफंड मिल जाएगा, क्या इस 30,000 का रिफंड मिल जाएगा? आंसर है बेटा नो। क्या बोला, आंसर है नो, बड़ा वाला नो, नहीं मिलेगा। सेम रेट ऑफ गुड्स फॉर अ ट्रेडर, बाइंग और सेलिंग पर सेम रेट है बेटा। ट्रेडर का केस है, उस केस के अंदर अगर रेट चेंज होने की वजह से आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, रेट चेंज होने की वजह से अगर आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है, उसका रिफंड आप नहीं ले सकते। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल केस, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल केस बेटा। वापस एक बार देखो, मैं समझाता हूँ वापस से एक बार बोलकर आपको। अप्रैल का महीना था, 18% का रेट था, ट्रेडर का केस था। 18% से गुड्स खरीद के लाया 10 लाख रुपए का, कितने का, 10 लाख रुपीज़ का। 18% से आईटीसी कितना मेरा बना दोस्त, 1,80,000 का। बेटा उसी महीने इन द सेम मंथ ऑफ अप्रैल मैंने कितने का गुड्स सोल्ड कर दिया बेटा, 5 लाख रुपीज़ का। उस पर 18% से कितने का रेट बना बेटा, 90,000 का। कितने का, 90,000 का। बेटा 90,000 से 90,000 की आईटीसी सेट ऑफ करा ली, क्योंकि मेरे पास 180 का सेट ऑफ था। तो कितनी आईटीसी रिमेनिंग बच गई ई क्रेडिट लेजर के अंदर, 90,000। बेटा अगला महीना आया मई का महीना। मई के महीने में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर रेट चेंज कर दिया, 18% के रेट को 12% कर दिया। ओके सर, अब 12 जितना भी नया माल खरीदूंगा 12% से खरीदूंगा, 12% से बेचूंगा, तो क्या एक्यूमुलेशन होगा आईटीसी का? नो, क्योंकि जितनी आईटीसी लगकर आएगी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन पे आउटपुट लायबिलिटी बढ़ेगी, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा आपको, नो डाउट आपको ई कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि आईटीसी एक्यूमुलेट होगा नहीं, क्योंकि 12% से ला रहा हूं, वैल्यू एडिशन करके यहां पर आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट करूंगा वापस 12% से, तो आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा होगी इनपुट से, इनपुट एक्यूमुलेट नहीं होगा। लेकिन बेटा जो पुराना माल 5 लाख का स्टॉक बच गया था, अब जब आज उसे बेचूंगा बेटा तो वो 12% से बिकेगा, और जब वो 12% से बिकेगा तो टैक्स सिर्फ 60,000 रुपीज बनेगा, जबकि उस 60,000 के रेस्पेक्ट में आईटीसी 90 पड़ा है, बट बेटा 60 तक ही सेट ऑफ करा पाऊंगा, तो 30 का आईटीसी अभी भी रिमेनिंग बच जाएगा। गवर्नमेंट कहती साहब इसका हम आपको रिफंड नहीं देंगे, इसका इस्तेमाल कहां कर लेना, 12% में जब वैल्यू एडिशन के कारण आउटपुट लायबिलिटी बढ़ेगी ना, वहां कर लेना, वहां ई कैश की जगह कुछ एक्सटेंट तक, कुछ टाइम तक ये 30,000 यूज कर लेना। जब ये 30,000 खत्म हो जाए तो फिर तो ई कैश लेजर से आपको पे करना ही है। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। इसका आपको क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए रिफंड एप्लीकेशन लगाना बेटा बेकार की बात है, हाँ कि ना? हाँ सर। बेटा ये सिंपल सा क्या था आपके पास में, ये सिंपल सा आपके पास में एक सर्कुलर था। क्या था? सर्कुलर। ये रहा बेटा सर्कुलर नंबर 135/05/22, ये सर्कुलर था आपके पास।
इस सर्कुलर की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, देखेंगे सारे बच्चे। और इस सर्कुलर के अंदर सिर्फ ये बात समझाई गई है। इधर आओ, इसे एक बार पढ़ोगे? हाँ सर पढ़ेंगे। द इशू विच अराउज फॉर कंसिडरेशन इज वेदर एन एप्लीकेंट कैन सीक फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन इतना in case where inversion is due to change in the rate of goods of the same goods, change in the rate of the same goods. For example, applicant trading बेटा trading X goods में ट्रेड करता था, उसका रेट 18 से अगर 12 हो गया तो क्या दिक्कत की बात? अब क्या कर सकते हैं? उसके रिस्पेक्ट में रिफंड नहीं देंगे, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, thus the refund of accumulated ITC would not be applicable, would not बेटा 54(3) सेकंड यहाँ नहीं लगेगा। क्लॉज 2 केस वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट एंड आउटपुट सप्लाईज, क्या बोला मैंने? इनपुट एंड आउट सप्लाईज आर दी सेम, क्योंकि 12% ही इनपुट पर है, 12% ही आउटपुट पर है, चेंज होने के बाद भी, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई किसी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा। बेटा सिंपल सा यहाँ पर एक और हमने सर्कुलर कवर कर लिया। बेटा एक भी सर्कुलर अगर ऐसा होना जो सर के ऊपर से निकला हो बाउंस करके कि साहब समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं आएगा दोस्त तो मैं वापस से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो आपकी क्वेरी थी। ऐसा तो है नहीं पूरा लेक्चर ही क्वेरी होगा दोस्त, है ना? इतना बुरा तो नहीं पढ़ाते साहब हम, ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं तो इतना आइडिया तो होता है। बेटा कोरोना के कारण अभी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरे कमेंट्स आपको जो है यहाँ पर स्टूडियो में रिकॉर्ड करके देने पड़ रहे हैं, ठीक है सर। हाँ आगे चलें, आगे चलो। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में रिफंड ऑफ ITC अंडर सेक्शन नंबर 54(3) रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A। हाँ बेटा ये एक जरूर सर्कुलर आया था, मुझे याद है। इस सर्कुलर के बारे में अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, आप अच्छे से जानते हो। बेटा रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 के अंदर 10% के लिए उन्होंने लिमिट बना दी है। आपको ध्यान है जितना अपलोड नहीं करा होगा, क्या था वो सर्कुलर, वो नोटिफिकेशन ये था मेरे मालिक कि जितनी भी इन्वॉइसेस के रेस्पेक्ट में सामने वाले सप्लायर ने GSTR 1 के अंदर उन इन्वॉइसेस को इशू नहीं करा है, उन इनवॉइसेस का जितनी इनवॉइसेस अपलोड हो गई हैं उसका 10% या जो ओरिजिनल था विच एवर इज लोअर, जितना रिटर्न आपको ITC रिटर्न नहीं उतना ITC आपको अवेलेबल करा देंगे। क्या बोला मैंने? जितनी इनवॉइसेस अपलोड हुई है और जितनी इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुई है। बेटा जितनी इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं उसका 10% क्रेडिट जो भी बनता है वो आपको जो अपलोड नहीं हुई है उनके रिस्पेक्ट में उतना अवेलेबल करा देंगे, या फिर जो ओरिजिनल बनता था वो विच एवर इज लोअर। हाँ क्या ना? हाँ सर, ये बोलता था रूल 36(4). इसी के रहते जब ITC का रिफंड लेने की बात आई तो बोला रिफंड भी उतना ही देंगे जितना 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये कि उन्हीं इनवॉइसेस के रेस्पेक्ट में आपको ITC का रिफंड मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, जो आपके 2A के अंदर बेटा शो कर रही है। क्या बोला मैंने? जो आपके 2A के अंदर शो कर रही है। देखो बेटा इसको पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड that refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by the supplier in GSTR 1 and reflected। आपके यहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी बेटा? 2A में रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या आ रहा है बेटा आपके पास? इसके बाद आ रहे हैं कुछ क्लैरिफिकेशन। देखो बेटा ये एक सर्कुलर है जिसके अंदर कुछ मुद्दों को उठाया गया, एक एक मुद्दा अपन आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल था मैंने एग्जाम्पल कराकर आपको कराया दोस्त। इससे पहले वाला मैंने आपको एग्जाम्पल करा के कराया, उसके पहले वाला वो 1.5% वाला मैंने आपको एग्जाम्पल करा के कराया, फेमा वाला मैंने आपको एग्जाम्पल करा के कराया। तो जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट थी मैंने एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराया। आई होप बेटा एग्जाम्पल मैंने अलग से कॉपी में ना लिखकर यही लिख दिए, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अलग से अमेंडमेंट के लिए बेटा कुछ क्या कहीं कहीं क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। आप अमेंडमेंट के लिए पूरी कॉपी अलग बनाते हो, हाथ से नोटिंग करते हो बेटा, हाथ से नोटिंग करने में टाइम वेस्ट हुआ जो अलग। आपको लगता है आपकी प्रैक्टिस हो रही है बेटा, अमेंडमेंट लिखने से प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रैक्टिस होगी, और वो भी रेस्ट्रिक्टेड टाइम में 3 घंटे की घड़ी लगाकर। ऐसे नॉर्मल लिखने से प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है उस टाइम में बैठकर उस टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट करने से प्रैक्टिस होती है। क्योंकि नॉर्मली तो आप किस स्पीड से लिख रहे हो आपको पता ही नहीं, आप आराम से लिखोगे धीरे 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 धीरे। जब आप स्पीड से लिखते हो ना दोस्त, उस टाइम क्योंकि घड़ी दिख रही होती है तब मामला बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही साहब। तो मेरे कहने का मतलब हमेशा ये होता है दोस्त कि अमेंडमेंट्स, देखो जब मैं पढ़ता था मैं ये कोशिश करता था कि मेरी अमेंडमेंट बुकलेट जिस टीचर की भी मैं रेफर करता था, मैं उसी अमेंडमेंट बुकलेट के अंदर साइड में या फिर स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर वहीं पर ही सारे के सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लेता था पेंसिल से। उसका बेनिफिट ये होता है दोस्त कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको 2-2 3-3 कॉपी किताबें नहीं खोलनी पड़ती कि साहब अमेंडमेंट की कॉपी अलग है, मेरी मेन कॉपी अलग है, मेरी प्रैक्टिकल कॉपी अलग है, मेरी बुक अलग है। उसी बुक को रंग बिरंगा बना लो। जो मेन बुक है ना जिससे पढ़ाई करिए, जो अमेंडमेंट बुक है बेटा, उस अमेंडमेंट बुक में ही सारे एग्जाम्पल, उस अमेंडमेंट बुक में सारे स्टिकी नोट्स, उस अमेंडमेंट बुक में ही सारी नोटिंग कर लो ताकि अलग से कॉपी ना बनानी पड़े। फिर अमेंडमेंट बुक का क्या मतलब? ये जो मैंने आपको बेयर छाप के दिया, सारे डायग्राम इसमें डाल के दिए, सारे एग्जाम्पल इसमें डाल के दिए, सारी नोटिंग आपको यहाँ करा के दी, फिर इसका क्या मतलब? जब कॉपी में अलग से नोटिंग करनी है तो जब कॉपी में नोटिंग करनी है साहब
तो इसका क्या मतलब इस किताब का साहब? इसका अचार डालोगे, फिर इसके प्रिंट आउट निकाल के ज़बरदस्ती फिर कागज़ खराब करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए जो बुक है उसी के अंदर मैं नोटिंग करा देता हूँ। जो नोटिंग मेरे को कॉपी में करनी पड़ती है वो नोटिंग चाहो तो वो स्टिकी नोट्स चिपका कर आप इसी अमेंडमेंट बुकलेट में कर सकते हो, या फिर आप स्टेपल कर सकते हो। अगर पेज, तो जिस पेज पर मैंने नोटिंग करी उस पर एक रफ पेज रखो, स्टेपल कर लो। इससे बेस्ट और क्या होगा दोस्त, है ना? अगर ज़्यादा नोटिंग है तो मैं तो पन्ने चिपका देता था अपनी कॉपी में बीच बीच में। एक रिम खरीद रखी थी और क्या करता था, उस रिम के अंदर खाली पन्ने आते हैं दोस्तों, खाली पन्नों पे नोटिंग करता था और किताब के साथ ही उन पन्नों को चिपका देता था फेविस्टिक से। तो बुक रीड करते वक्त ही क्या होता था, एक पन्ने के साथ एक पन्ना चिपका होता था, तो पता लग जाता साहब ये पन्ने का एग्जाम्पल पीछे है, तो ऑटोमेटिकली इसको ऐसे ऊंचा करके पूरा पन्ना पढ़ लेता था और वापस नीचे कर लेता था। दिस इज हाउ आई स्टडीड। तो मेरे को ज़्यादा कॉपी किताबें नहीं खोलनी पड़ती थी। एक बुक के अंदर इंटीग्रेटेड नोटिंग होती थी मेरे पास हर चीज़ की, हर पेज पर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। आओ अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर विच सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच सब्सिक्वेंटली गॉट कैंसल्ड। द सप्लायर हैज़ इशूड द इनवॉइस बिफोर द सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, हाँ, एंड पेड द GST देयर ऑन। वेदर ही कैन, क्वेश्चन क्या है बेटा, वेदर ही कैन refund of tax, whether he can claim refund of tax paid or he is required to adjust his tax liability in his returns। बेटा केस क्या है, केस समझते हैं। इधर आओ, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का केस है बेटा। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी या फिर MM का केस है। ठीक है, हाँ सर, रेड पेन नहीं सर, ब्लैक पेन लो। क्या बोला मैंने बेटा? एक है मिस्टर ए और एक है बेटा MM। मिस्टर ए ने बेटा MM को सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया और MM ने इसके बदले में इनको क्या दे दिया बेटा? एडवांस दे दिया। क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। बेटा एडवांस के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या करा? इनवॉइस इशू कर दिया। इनवॉइस इशू कर दिया, सर्विस देने से पहले ही सर्विस का क्या इशू कर दिया? इनवॉइस। और बेटा एक बार अगर टैक्स इनवॉइस इशू हो जाता है तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सर्विस के केस में एडवांस पे नहीं लगता दोस्त, सॉरी गुड्स के केस में एडवांस पे नहीं लगता, सर्विस के केस में एडवांस में लगता है। इन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया बेटा एडवांस के रिस्पेक्ट में और आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। हाँ कि ना? हाँ साहब, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये जो आउटपुट लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई, क्या बोला मैंने? ये जो आउटपुट लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई, इस आउटपुट लायबिलिटी पे बेटा आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया बेटा। ये था केस नंबर 1। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ बेटा कि MM को पसंद नहीं आया, MM का मूड बदल गया या कुछ भी हो गया। MM ने बोला कि भैया मेरा रिफंड मेरे को वापस करो। हैं? हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड, ये फर्स्ट था बेटा, मैं सेकंड समझा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड, क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल्ड। ओके, अब क्या करें? अब तो फंस गए साहब। और रिफंड मेड, क्या बोला मैंने? रिफंड मेड बेटा, रिफंड करना पड़ गया। रिफंड मेड, जितना भी पैसा एडवांस लिया था वो रिफंड कर दिया। अब दिक्कत ये है साहब कि पैसा तो चला गया, अब टैक्स कहाँ से पे करें? जेब से, क्योंकि टैक्स इनवॉइस काट दिया, आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपने अपना टर्नओवर तो दिखा दिया। तो बेटा इसका तरीका गवर्नमेंट ने बोला कि अगर टैक्स इनवॉइस इशू हो गया बेटा तो इसके अगेंस्ट क्या इशू कर दो? क्रेडिट नोट। बस बेटा ये सर्कुलर है, सर्कुलर इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ना। Circular is not changing the notification. Circular is not an amendment in the law. It is not an amendment in the law. It is nothing but a clarification. तो उन्होंने ये, अपन भी जानते हैं ये बात, अपन ये बात पहले से जानते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बता दी मेरे भाई। बोलो, इसमें कोई नई चीज़ बताई क्या कि साहब ऐसे ऐसे हो जाएगा या ऐसे ऐसे हो जाएगा? कोई नई चीज़ नहीं मेरे दोस्त। इसमें सिर्फ इतना सा बोला कि अगर कभी ऐसा हो कि साहब किसी एडवांस के रिस्पेक्ट में, किसी एडवांस के रिस्पेक्ट में इनवॉइस इशू हो जाए, क्या इशू हो जाए? इनवॉइस इशू हो जाए, तो वहाँ आप क्रेडिट नोट इशू कर क्या कर सकते हो? अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम कर सकते हो। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही है। लेकिन बेटा अगर किसी महीने में आउटपुट लायबिलिटी हो ही ना तो क्या करोगे? हैं सर ऐसे कैसे? इधर आओ, बुक में आ जाओ। ये बेटा जगह कम पड़ गई तो अपन नोटिंग में आ जाते हैं और नोटिंग में आके से समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अप्रैल का महीना था, 1 लाख का एडवांस आया। 1 लाख के एडवांस पे मैंने 18% से, क्या बोला मैंने? एडवांस। ठीक है, हाँ, 1 लाख का एडवांस आया। 1 लाख के एडवांस पे 18% से यानी कि 18,000 रुपये की मैंने GST की लायबिलिटी क्रिएट कर ली बेटा। मैंने ये पे भी कर दिया, मैंने ये पे भी कर दिया बेटा। मई के महीने में क्या हुआ? मई के महीने में फॉर एग्जांपल मान लो ये 28 अप्रैल की बात चल रही है, मई 5 मई को, कब? 5 मई को बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया।
क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो रिफंड देना पड़ेगा क्या, हाँ ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो यहाँ बेटा रिफंड मेड, क्या बोला मैंने, रिफंड मेड, यानी रिफंड देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बेटा जो रिफंड देना पड़ेगा वो रिफंड में जब दूंगा तो मेरा तो 1 लाख रुपया वापस चला गया, हाँ बिल्कुल चला गया। और बेटा यहाँ तुम्हें क्या लगता है 1 लाख लिया होगा बेटा, इंक्लूडिंग टैक्स लिया होगा, टोटल अमाउंट मैंने 1,18,000 लिया होगा, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, तो मैंने डेफिनेटली उस पर टैक्स का अमाउंट भी लिया होगा। और नहीं लिया होगा तो बेटा रूल 35 लगा दो और रिवर्स कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर लो, जैसा चाहो, आपकी इच्छा। मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है साहब कि इसकी जेब से वापस 1 लाख चला गया, 1,18,000 चला गया। फॉर द टाइमिंग तो मैं यही मानूंगा, ठीक है, 1,18,000 चला गया, हाँ क्या ना, हाँ सर। बेटा क्या कर रहे हो आप, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है सर, पूरा ही हटा देते हैं, 1,18,000 ये बोल रहा हूँ मैं। और ये 1,18,000 जो चला गया मेरे भाई, गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से पे करेगी बताओ, फ्रॉम वेयर, और गवर्नमेंट क्या, ये भाई टैक्स कहाँ से पे करेगा, क्योंकि टैक्स का अमाउंट वापिस चला गया, पूरा का पूरा रिफंड कर दिया, जितना भी पैसा आया था पूरा रिफंड कर दिया। तो बेटा ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने बोला कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर दो, 3rd नंबर पे क्रेडिट नोट इशूड। और जब बेटा आप क्रेडिट नोट इशूड कर दोगे, क्या बोला, जब आप क्रेडिट नोट का सेक्शन कौन सा होता है बेटा, 34 का 1, सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन नंबर 3 डेबिट नोट का होता है। बोलो हाँ कि ना, हाँ साहब बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको क्या बताया, 34(1) की कहानी बताई, क्रेडिट नोट इशू। ये क्रेडिट नोट जो बेटा इशू हुआ ये क्रेडिट नोट क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट ये करेगा कि आपकी मई महीने की आउटपुट लायबिलिटी को कम करेगा, अगर होगी तो, अगर मई महीने की आउटपुट लायबिलिटी होगी तो वो कम हो जाएगी। बेटा मैं कहता हूं मई महीने के अंदर आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं, मैं कहता हूं मई महीने के अंदर आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं। अब क्या करोगे बेटा, यहां आउटपुट लायबिलिटी 0 है। अब जब क्रेडिट नोट तुम मई महीने में इशू करोगे तो क्रेडिट नोट क्या करेगा, आउटपुट लायबिलिटी कम करेगा, आउटपुट लायबिलिटी तो ऑलरेडी 0 है। इन सच सिचुएशन आप रिफंड ले सकते हो। ओ अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जो पहले टैक्स दे दिया था, यहां तुम 18,000 जेब से भर चुके हो मेरे मालिक, ये देखो कौन से महीने में भर चुके हो, अप्रैल के महीने में भर चुके हो। अब मई के महीने के रिटर्न में जो कब भरोगे, जून में, रिटर्न जून में भरोगे, लेकिन मई में तो है ही नहीं ना आउटपुट लायबिलिटी, तो मई की आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं। और मई में लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उसकी वजह से रिफंड देना पड़ गया। अब दिक्कत क्या आ रही है कि साहब अप्रैल की लायबिलिटी पे कर दी है, लेकिन मई की लायबिलिटी कम हो नहीं पा रही क्योंकि मई की लायबिलिटी 0 है, 0 से कम और क्या होगा, लेकिन मई में क्रेडिट नोट इशूड है। अब इस क्रेडिट नोट को कहाँ दिखाऊं, कौन सी लायबिलिटी सेट ऑफ करूं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, बाई चांस आपको लगता है अगले 6 महीने तक मेरी आउटपुट लायबिलिटी नहीं आएगी किसी वजह से और कहीं पर भी मैं इस क्रेडिट नोट को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इन दैट सिचुएशन आप रिफंड फाइल कर सकते हो और 18,000 का रिफंड ले सकते हो। आई होप बेटा ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये एग्जाम्पल देने की और समझाने की बेटा कोशिश करी है कि नहीं है। हाँ सर बात तो सही कह रहा हूँ, पढ़ें एक बार, हाँ सर पढ़ाओ। इन केस GST is paid by the supplier on advances received for a future event got cancelled subsequently and for which invoice is issued। बेटा दिक्कत ये है, अगर इनवॉइस इशू नहीं हुई होती तो मैं क्या कर लेता पता है आपको बेटा, तो मैं उस सिचुएशन के अंदर एक चीज़ करता और उसको मैं बोलता हूँ प्यार से रिफंड वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर। जहाँ पर रिसिप्ट वाउचर इशू होगा बदले में रिफंड वाउचर इशू होगा, लेकिन जहाँ पर इनवॉइस इशू हो जाएगा वहाँ फंस गए, वहाँ फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे मैंने क्या बोला, मैंने बोला साहब कि जहाँ रिसिप्ट वाउचर इशू होगा वहाँ रिफंड वाउचर इशू होगा, अगर कैंसिल होने पर रिफंड देना पड़ता है, और जहाँ टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा एडवांस आने पर वहाँ पर बेटा फिर आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। सेक्शन नंबर 34 ये देखो, ये रहा, क्रेडिट नोट आपको इशू करना पड़ेगा 34(1) के अंदर। ही शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन रिसीव्ड। जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू होगा उस महीने के रिटर्न के अंदर दिखा सकते हो। टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन द रिटर्न सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ 34। देयर इज नो नीड टू फाइल सेपरेट रिफंड क्लेम। अलग से रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके उस महीने की आउटपुट लायबिलिटी बनती ही नहीं है, देयर इज नो आउटपुट लायबिलिटी अगेंस्ट विच अ क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्टेड, रजिस्टर्ड पर्सन मे प्रोसीड फाइल अ क्लेम अंडर एक्सिस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी थ्रू RFD 01। वहां पर बेटा आप RFD 01 के थ्रू क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। क्या बोला मैंने, वहां पर अगर आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं बन रही मेरे मालिक, तो उस सिचुएशन के अंदर आप
क्या कर सकते हो बेटा, रिफंड की एप्लीकेशन लगाकर चल सकते हो। तो आउटपुट लायबिलिटी बन रही है तो क्रेडिट नोट को उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करा लो, और अगर आउटपुट लायबिलिटी नहीं बन रही है तो सर तो समझ गए फिर हम क्या करना है ना, आ जाओ, ठीक है, नहीं बन रही है तो रिफंड ले लो। अगला आ रहा है एडवांस इज रिसीव। बेटा यहाँ उल्टा केस है ना, यहाँ एडवांस आया तो इनवॉइस इशू नहीं करा, रिसिट वाउचर इशू करा। द सप्लायर हैज इशूड रिसिट वाउचर। तो रिसिट वाउचर के अगेंस्ट अगर बाद में कैंसिल हो जाता है तो क्या इशू होता है बेटा, रिफंड वाउचर इशू होता है। ये देखो, फॉर विच नो इनवॉइस हैज बीन इशूड, तो बेटा वहां पर मैं क्या इशू कर दूंगा, रिफंड वाउचर। बेटा ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि अगर इनवॉइस इशू हुआ होगा तो बदले में क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। क्या देना पड़ेगा दोस्त, क्रेडिट नोट। और अगर रिसिट वाउचर इशू हुआ होगा तो बदले में क्या देना पड़ेगा, रिफंड वाउचर। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, हाँ के ना, हाँ। तो बदले में इशू होगा बेटा रिफंड वाउचर। तो इनवॉइस आ गया बेटा क्रेडिट नोट, रिसिट वाउचर में आ गया रिफंड वाउचर, हाँ के ना, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन बेटा हाँ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, द टैक्स पेयर कैन अप्लाई। अब यहाँ पर रिफंड वाउचर तो दे दूंगा, लेकिन टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करूँगा, तो यहाँ पर आप रिफंड फाइल कर सकते हो RFD 01 के अंदर, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो रिफंड की। और बेटा लास्ट सिनेरियो आपका बन रहा है, और वो बहुत सिंपल सा सिनेरियो, वो कह रहा है गुड सप्लाइड बाय अ सप्लायर अंडर अ कवर ऑफ अ टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट वेदर ही कैन फाइल रिफंड ऑफ टैक्स पेड और ही इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न्स। क्या बोला, गुड्स सप्लाइड बाय अ सप्लायर अंडर अ कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। बेटा सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, और आप अच्छे से जानते हो सेल्स रिटर्न के रेस्पेक्ट में बेटा क्रेडिट नोट ही इशू होता है। ये देखो बेटा, क्रेडिट नोट ही इशू होता है। इट इज ऑल द वे सिमिलर टू केस नंबर 1। देर इज नो नीड टू फाइल अ सेपरेट रिफंड बेटा। और जहां पर आउटपुट लायबिलिटी ही नहीं बन रही है, क्रेडिट नोट सेट ऑफ ही नहीं करा पाओगे, वहां RFD 01 बिल्कुल केस नंबर 1 का सिमिलर टू सिमिलर केस है। केस नंबर 3 इज सिमिलर टू केस नंबर 1। केस नंबर 2 डिफरेंट था, बाकी वही की वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी। तो बेटा इसी के साथ फाइनली आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं बेटा। मैं ये कहूँगा असेसमेंट एंड ऑडिट वाला और डिमांड एंड रिकवरी वाला, बेटा एक बार आप पढ़ोगे, ये 3 चैप्टर एक बार आप पढ़ोगे, अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं सर इन 3 चीज़ों पर भी आप लेक्चर बना के डालो, किस पे, असेसमेंट एंड ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, और ये बिल्कुल थ्योरी है बेटा, बिल्कुल देखो एक एक लाइन की थ्योरी है, एक एक नोटिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको बाय द वे ऐसा लगता है कि नहीं सर रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस मैं 100% आपके लिए क्या करूँगा बेटा, इन 3 चैप्टर्स का अलग से एक अमेंडमेंट लेक्चर बना दूंगा, हाँ क्या ना, हाँ सर। तो यहाँ तक बेटा अपना सफ़र था अमेंडमेंट लेक्चर्स को लेकर। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ तो 14 लेक्चर हो गए होंगे बेटा। 14 लेक्चर्स मैंने चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। और अब बस यही कहूँगा दोस्त कि मन लगा के पढ़ो, और अगर ये अमेंडमेंट लेक्चर्स इतने से इत्तू सा भी काम आ जाए आपके, एक कोई सी भी लेक्चर अगर इत्तू सा काम आ जाए एग्जाम में, आपकी मदद कर दे मेरे भाई, तो प्लीज़ मैसेज करके बताना मुझे। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा दोस्त, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा GST ग्रुप। और बेटा मैसेज करके प्लीज़ बताना आपको कैसे लगे। आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के ऊपर मुझे बताने के लिए। द मोटिवेशन विल गो ऑन एन अनदर लेवल जब आप लोगों का मैसेज आता है। बड़ी खुशी मिलती है मेरे भाई, बड़ी खुशी मिलती है जब आपका मैसेज आता है। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मेहनत सफल हो गई। तो इसलिए बस यही कहूँगा कि मन लगा के पढ़ो। और पढ़ना किसके लिए दोस्त, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है, दम लगा कर पढ़ना है। और इस बार कोई रोक ना पाए भाई, कोई रोक ना पाए, पूरी ताकत लगा के फोड़ दो, जितनी जान है झोंक दो। मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, मरोगे नहीं। बच्चा डर जाता है, अरे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बेटा ये कुछ भी नहीं होगा। पढ़ना है तो जान लगा कर पढ़ना है, और खुशी से पढ़ो ना यार, पाप थोड़ी ना कर रहे हो। अरे जो लोग पाप कर रहे हैं वो खुशी से पाप कर रहे हैं जो लोग पाप कर रहे हैं वो खुशी से पाप कर रहे हैं, उनको पाप करने का डर नहीं है साहब। अपन तो मेहनत कर रहे हैं साहब, ये तो तपस्या, अपन तो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करने में काहे का डरना, और क्यों टेंशन लेना साहब। एग्जाम का प्रेशर बेटा अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको भी था, मुझे भी था, जब मैं फाइनल में था तब मुझे भी प्रेशर था, मुझे भी डर लगता था, मैं भी पढ़ता पढ़ता उठ जाता था, इधर उधर घूमने लग जाता था कि क्या होगा साहब रिजल्ट का, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज होगा, कैसे क्या करेंगे, सब होगा, अपने आप होगा, आप टेंशन मत लो, बस करते रहो, रुको मत। जब तक है जान करते रहो मेरे दोस्त, लगे रहो, रुकना नहीं है।
जहाँ रुक गए ना दोस्त, जहाँ रुक गए, थक गए, ये फालतू में अपने दिमाग में अलग अलग चीज़ें डाल ली, फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, जहाँ आपने नेगेटिविटी हल्की फुल्की भी आपके पास आ गई बेटा, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इंस्टीट्यूट को आदत है 4 से 5 बार लिखवाने की, समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट को बेटा 4 से 5 बार फेल करने की आदत है। और मैं कहता हूँ बेटा वो आदत आप खुद डाल लो घर पर। मतलब घर पर कैसे सर? बेटा घर पर 4 से 5 बार फेल हो जाओ, घर पर 5 बार पेपर लिखो, हर एक सब्जेक्ट का घर पर आपको 5 बार एग्जामिनेशन कंडीशन में पेपर लिखना है। ये सब फालतू चीज़ें बेटा, टेस्ट सीरीज, ये सीरीज और फलाना सीरीज, आप बेमतलब पैसे खराब करते हो अपने मम्मी पापा के और कुछ भी नहीं है यार। 4 लाख मेंबर इंस्टीट्यूट के बन गए, इन लोगों ने क्या टेस्ट सीरीज दी थी क्या? बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए साहब, आप सब जानते हो। इनके टाइम कौन सी टेस्ट सीरीज होती थी? इन्होंने कौन सी टेस्ट सीरीज दी? ये सब फालतू बातें। हाँ, जो टीचर के आपने क्लासेस लिए, अगर वो आपसे टेस्ट ले रहा है उसी फीस में, सब्जेक्ट की फीस में अगर वो आपसे टेस्ट ले रहा है बेटा, वो टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। हम भी फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं, जीएसटी की लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की लेते हैं, फाउंडेशन लेवल पे भी लेता हूं, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, 11th 12th को भी अकाउंट्स पढ़ाता हूं। एक ही फोकस होता है, टेस्ट लेता हूं उसी फीस में, मैं अलग से पागल नहीं बनाता हूं और ना बच्चे का टाइम वेस्ट करता हूं। तो इधर उधर की चीजों में पढ़ना बेकार है, इधर उधर की फालतू की वीडियोस देखना भी बेकार है। एग्जाम के टाइम बेटा ध्यान डाइवर्ट मत करो। इंस्टीट्यूट सुधर जाएगा, इंस्टीट्यूट ये हो जाएगा, इंस्टीट्यूट वो हो जाएगा, सब फालतू की बातें। इंस्टीट्यूट को सुधारने का ठेका आपने नहीं ले रखा बेटा, जिनका काम है वो सुधारेंगे, उनको काम करने दो, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ना वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करो और ना फालतू ट्यूटर पे टाइम वेस्ट करो। क्योंकि बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप एक छोटा हिस्सा, वो लोग बड़े लोग हैं और वो बन चुके हैं, आप बने नहीं हो। अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, 2-3 अटेम्प्ट और लग जाएंगे। बेटा टाइम इज गोल्ड, समय पैसा है, समय सोना है, एक बार निकल गया वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा साहब कि पढ़ाई पे फोकस करो और सीए बनो। रेदर सिस्टम सुधारने से बढ़िया बेटा एक बात हो, इतने सारे सीए बने तो साहब गड़बड़ी थी क्या? हम सब गड़बड़ से सीए बने इसका मतलब तो बेटा, तो फिर गड़बड़ से ही बने तो आप भी गड़बड़ से बनो फिर गड़बड़ से। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब यह है, सुधारने के लिए सीए बन जाओ, फिर सुधारने के लिए जितनी कोशिश करनी हो कर लेना। मैं भी मेल्स भेजता हूं, देख लो ना आपके जो एमसीक्यूज हैं, आईपीसीसी के एमसीक्यूज, बेटा कम से कम 18 एमसीक्यू गलत थे और 18 एमसीक्यू मैंने सही करवाए। आधे से ज्यादा अजम्पशन बेस्ड थे। वही एमसीक्यू फिर बच्चे के एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अजम्पशन बेस्ड चीजें आती हैं और बच्चा हर चीज का वही है ना कि कुंडली थोड़ी ना सीख रखी है बेटा पढ़नी, पंडित थोड़ी ना जो ये पता कर लेंगे साहब कि क्या अजम्पशन इंस्टीट्यूट लेने वाला है। और मैं कहता हूं अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन देते ही क्यों हो? आप पेपर स्टार्ट होता है तो पेपर में लिखते ही क्यों हो कि टेक अजम्पशन एज पर नेसेसरी? क्यों नहीं लेनी अजम्पशन साहब? क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और वो काम हमारा है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को बना के दें, या इंस्टीट्यूट अगर बना रहा है तो उसमें गलती निकालें कि साहब ये अजम्पशन यहाँ लेनी पड़ रही है, अजम्पशन हटाओ, परफेक्ट क्वेश्चन बनाओ एकदम। दिस इज हाउ वी हैव टू अरे कॉपी चेक सही हो जाएगी, वो हो जाएगी साहब। पहले क्वेश्चन, पहले कंटेंट सही कर लो, पहले स्टैंडर्ड बढ़ा लो एक बार अपना। ठीक है, बाकी बातें बेटा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा स्कोप नहीं है वो। मैं बस आपको यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ साहब कि पढ़ाई करो। ठीक है, मैं इधर उधर की बातों में डाइवर्ट नहीं करूँगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कम से कम 14 घंटे पढ़ाई करो, मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करो, जान लगा के पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो आपसे बहुत अच्छा लगा बेटा इन अमेंडमेंट लेक्चर्स के अंदर मिलकर। इस तीन चैप्टर के अगर छोटे छोटे चैप्टर के भी अमेंडमेंट लेक्चर चाहिए हो तो एक अमेंडमेंट लेक्चर में और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अमेंडमेंट बुकलेट बेटा आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिल देन बेटा बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जो भी बोलते हैं फॉर योर एग्जाम्स, और मे गॉड ब्लेस यू। आप पास होके आओ और मुझे मैसेज करके बोलो कि सर मैं पास हो गया। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द आरटीपी लेक्चर्स। आरटीपी लेक्चर मैंने चालू कर दिए हैं तो वहाँ हम मिलेंगे और फिर हम एमसीक्यू लेक्चर्स में मिलेंगे सीए फाइनल के लिए। बाय बाय बेटा।